व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करेंगे बेटा टीजीटी की वेनेशिया का क्लास नंबर 7, जिसमें इससे पहले हम लोग प्रोटोजोआ को कंसीडर कर चुके हैं, एनिमल किंगडम का पूरा क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है हमारा, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, तो फाइलम पॉरीफेरा से रिलेटेड जो जनरल बातें हैं कि इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक्टोडर्म है कि एंडोडर्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किन किन आधार पर इनकी क्लासेस को डिवाइड किया गया, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितना स्लाइड में लिखा है वो तो आपको समझना ही समझना है, जो हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन सीधे सीधे बनेंगे। हम आपको इंडिकेशन देंगे कि बेटा ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फाइलम पॉरीफेरा, पॉरी माने छिद्र, बायोलॉजी में पॉरी माने क्या होता है बेटा? छिद्र, PORE, पोर माने क्या होता है? छिद्र। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? तो पोर बोले तो छिद्र, और पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जो छिद्र युक्त हो, जिनमें छिद्र पाए जाते हो, दैट इज नोन एज पॉरीफेरा। शब्द पॉरीफेरा जो है ना, फाइलम का नाम जो पॉरीफेरा रखा, ये रॉबर्ट ग्रांट ने रखा। किसने रखा भाई? रॉबर्ट ग्रांट ने। फाइलम का नाम पॉरीफेरा क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें पोर बियरिंग एनिमल्स थे जिनमें छिद्र होते थे। और ये शब्द किसने दिया पॉरीफेरा? रॉबर्ट ग्रांट ने। इलियास ने सबसे पहले ये प्रूव किया, इलियास ने, कि जो स्पंजेस हैं वो पौधे नहीं जंतु हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि जब आप समुद्र के भीतर प्रवेश करते हैं तो लगभग जो जीवधारी भी हैं, जो प्राणी हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी ऐसा क्षद्म करते हैं, ऐसा धोखा देते हैं जैसा आपको लगेगा कि पौधा है। और जैसे ही आप उसके पास जाओगे तो या तो वो अपनी विष ग्रंथियों को या वो काट सकता है, जो भी कुछ हो। जैसे आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे मगरमच्छ वैसे तो देखा जाए तो उभयचर है, लेकिन जब उसको शिकार बहुत दिनों से नहीं मिलता तो वो पानी के भीतर 1 से 1.5 घंटे तक अपनी सांस को रोक लेता है। अब ऐसे में जब शिकार उसके ऊपर पैर रखता है तो वो बिल्कुल पत्थर की भांति सेट रहता है, हिलता नहीं है। और जैसे उसको लगता है कि अब हम शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं, तब वो उसको ग्रैब करता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या, क्षद्म देना। इसी प्रकार ज़्यादातर जो स्पंजेस हैं उनका जो लुक है वो पौधों वाला है, लेकिन फिर भी बाद में इलियास ने ये प्रूव किया कि स्पंजेस आर एनिमल, दे आर नॉट प्लांट्स। अब देखो बात करते हैं, कह रहे हैं कि लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पॉरीफेरा सेलुलर है। देखो, प्रोटोजोआ कैसा था? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। पॉरीफेरा कैसा है? सेलुलर। कोशिकाएं हैं, लेकिन कोशिकाएं ऊतक नहीं बनाती, टिश्यूज नहीं बनाती, नो टिश्यूज। ध्यान देते चलना बेटा, ठीक है? जो बोले उसको सुना करिए ध्यान से। नो टिश्यूज मतलब टिश्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? टिश्यू स्टार्ट होगा निडेरिया से, जिसको हम सिलेंट्रेटा कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा। इससे पहले हमारा रहेगा क्या? लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप कहोगे सर मल्टी सेलुलर है तो टिश्यू बनना चाहिए? नहीं, अगर मल्टी सेलुलर है तो हो सकता है कोशिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग लगी हों, लेकिन वो सैचुरेशन नहीं होता जो एक टिश्यू बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इनकी कोशिकाओं के बीच में गैप रहता है, इसीलिए टिश्यू नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आ जाओ, ये तो कोई नई बात है नहीं, सभी जानते हैं कि भैया एक्वेटिक होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कितने मैराइन हैं और कितने फ्रेश वाटर में रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक जीवधारी का नाम दे देंगे, पूछेंगे आपसे ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर है, कौन सा मैराइन है। ध्यान देते चलिएगा। जब ये स्लाइड आप सुना करें तो एक रफ कागज लेके बैठा करें और एक पेंसिल या पेन लेके बैठा करें। जो बातें हम बोले कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको वहीं पे नोट कर लीजिए। जैसे कि फाइलम पॉरीफेरा में एक एग्जांपल दे देंगे, कोई जंतु का नाम बता देंगे आपसे और पूछेंगे ये मैराइन है यानी कि समुद्री पानी में रहता है, या फ्रेश वाटर है यानी कि तालाब के पानी में रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको नोट कीजिएगा। अब आ जाओ भैया स्पंजेस कैसे, और आ जाओ बेटा स्पंजेस आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 लेयर, 2 लेयर बोले तो एक बाहर की दैट इज एक्टोडर्म, एक अंदर की दैट इज एंडोडर्म। जो बाहर की लेयर है, ध्यान दीजिएगा, जो बाहर की लेयर है उसका हमने नाम दिया है पिनेकोडर्म। The outer layer of sponges, that is ectoderm, is also known as pinacoderm. और जो अंदर की है बेटा दैट इज कोएनोडर्म। ये क्वेश्चंस हैं सारे,
बहुत सीरियसली पढ़िएगा इसको। बाहर की लेयर पिनेकोडर्म, अंदर की लेयर कोएनोडर्म, केवल 2 लेयर हैं इसलिए डिप्लोब्लास्टिक। कह रहे कोएनोडर्म जो होती हैं उनमें कॉलर सेल या कोएनोसाइट पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोएनोसाइट सेल्स आर फाउंड इन हाइड्रा, वेलिसनेरिया, इस तरह से 4 जगह चीज़ें लिखी होंगी, आपको उसमें टिक लगाना है स्पंजेस। और जहाँ कोएनोसाइट नहीं लिखेंगे वहाँ कॉलर सेल लिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दे बोथ आर सेम, कोएनोसाइट्स एंड कॉलर सेल। कॉलर सेल और कोएनोसाइट्स एक ही है, ठीक है। अब इस चित्र में आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस चित्र पर थोड़ा सा। ऑस्कुलम, ये हो गया माउथ, ये छेद हो गया। और देखो ये जो मोटी लेयर हमने बनाई है मार्कर से अंदर वाली, ये कोएनोसिटिक लेयर है। कोएनोसिटिक अंदर की तरफ हमने बताया ना, जो एंडोडर्म है, एक सेकंड ये हटा दें जरा साफ हो जाए थोड़ा, जो एंडोडर्म है ये कोएनोडर्म, तो जो एंडोडर्म मोटी वाली लेयर अंदर की ये कोएनोसिटिक लेयर, और जो एक्टोडर्म है ये पिनेकोडर्म। देखो ये बाहर लिखा है पिनेकोसाइट। आई बात समझ में? चित्र देखिए ध्यान से, अंदर की मोटी लेयर कोएनोसिटिक लेयर, इसको कोएनोडर्म कहेंगे। बाहर की जो एक्टोडर्म है, बाहर की जो एक्टोडर्म है दैट इज पिनेकोडर्म। अब देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि कोएनोसिटिक और पिनेकोसाइट्स यानी कि पिनेकोडर्म यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी कोएनोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है? बीच में देखो हमने इसीलिए रेड कलर से अलग से लिख दिया मीजेनकाइमा। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीजेनकाइमा इज फाउंड इन, आपको आंसर लगाना है स्पंजेस। क्वेश्चन कभी और जरा गहरा करेंगे तो पूछेंगे कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको उत्तर देना है कि बिटवीन द पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मीजेनकाइमा अगर भगवान ने इनके बीच में दिए, भगवान यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी? मीजोडर्म की। भगवान को सब पता है, भगवान एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो सफल हो रहे हैं कि नहीं। तो भगवान ने यहाँ धीमे से, एक तरह से देखा जाए मीजेनकाइमा डाल के ये प्रयोग करने की कोशिश की कि अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बनाना शुरू करें तो हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो भैया कंसिस्ट ऑफ अमीबोसाइट्स, बहुत सारी कोशिकाएं पड़ी हैं इसमें, अमीबोसाइट्स। अब बोलो अमीबोसाइट्स क्यों बोला गया? क्योंकि अमीबा बहुत छोटा होता है, यूनिसेलुलर होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती, और अमीबोसाइट एक प्रकार की नहीं हूँ। देखो बेटा 8 प्रकार की अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं, 8 टाइप्स की अमीबोसाइट्स। बात समझ में आई राजा? अमीबोसाइट्स स्पंजेस में, अच्छा हाँ ये तो भूल ही गए, स्पंजोसील। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पंजेस की कैविटी को क्या कहते हैं? स्पंजोसील। एक और नाम है इसका पैरा गैस्ट्रिक कैविटी, ये देखो लिखा है, ठीक है। बॉडी वॉल इनक्लोज बाय लार्ज कैविटी दैट इज नोन एज स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। तो इस कैविटी को क्या बोलेंगे भैया? स्पंजोसील। स्पंज के मुंह को क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। भीतरी लेयर को कहेंगे कोएनोसाइट्स, बाहर की लेयर को क्या कहेंगे? पिनेकोसाइट्स। बीच में जो पाया जाएगा इसके मीजेनकाइमा। मीजेनकाइमा में क्या पड़ी होंगी? अमीबोसाइट। अमीबोसाइट कितने प्रकार की होती है? लगभग 8 से 10 प्रकार की, जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी, बाकी है तो बहुत सारी। ठीक बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। इसमें स्क्लीरोब्लास्ट है वो क्या बनाएगी? स्केलेटल। स्पिक्यूल्स होते हैं ना, कंटिकाएं होती हैं, पॉरीफर्स में कंटिकाएं होती हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। तो स्पिक्यूल्स बनाने के लिए क्या चाहिए? स्पिक्यूल्स बनाने के लिए चाहिए ऐसी कोशिकाएं जो कैल्शियम बनाए। तो भैया स्क्लीरोब्लास्ट जो है वो कैल्शियम बनाती हैं, स्पॉन्जीब्लास्ट कैल्शियम बनाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स बने होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीसोसाइट पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अमीबोसाइट है स्पंजेस में जो भोजन के संरक्षण का, परिरक्षण का काम करती है? आप बोलोगे फूड स्टोरेज के लिए थीसोसाइट। फिर पूछा जाएगा ऐसी कौन सी कोशिकाएं जो बाहर से आने वाले जीवधारियों का भक्षण करती हैं? आप बोलोगे फैगोसाइट। ऐसी कौन सी कोशिकाएं जो भोजन को बांटती हैं और हर एक एक कोशिका तक पहुंचाती हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड कौन करता है? ट्रोफोसाइट। TROPHOCYTES। आप परेशान ना होइएगा, स्लाइड में हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो या बड़ा दिख रहा हो, हम आपको सीधे सीधे PDFs दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाओ आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट का क्या काम बेटा? ये ओवा और स्पर्मेटोजुआ बनाता है। देखो भगवान ने स्पर्म बनाने की शुरुआत कर दी, स्पर्म ना कह के, क्योंकि मैच्योर तो होते नहीं, डेवलप तो होते नहीं, तो स्पर्मेटोजुआ। फिर कोलेनोसाइट। कोलेनोसाइट का काम था कनेक्टिव टिश्यू बनाना। और फाइनली देखो इसमें पूछी कौन कौन सी जाती, इसमें सबसे ज़्यादा स्क्लीरोब्लास्ट पूछी जाती है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा थीसोसाइट पूछी जाती है, फिर ट्रोफोसाइट पूछी जाती है,
और मायोसाइट पूछी जाती। मायोसाइट जो है ये ऑस्कुलम के पास दी, मायोसाइट दी। इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसके जो ये माउथ कैविटी है ना स्पंजेस की, इसको खोलना है, बंद करना है, पानी इससे गुजारना है, तो इसके लिए भगवान ने इसमें कौन सी कोशिकाएं दी राजा? मायोसाइट। मायोसाइट हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल एट द ऑस्कुलम, एट द ऑस्कुलम। तो बस बात समझ में आ गई। ये पहली स्लाइड एकदम क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ ही लिया कि जो बॉडी कैविटी है वो कैसी है? स्पंजोसील, दैट इज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। कोएनोसाइट में फ्लैजिला होता है और लाइंड बाय स्पंजोसील एंड रेडियल कैनाल होती है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, सब आपको पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पॉरीफेरा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर कैनाल सिस्टम ना पूछा जाए तो बेकार है फिर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैनाल सिस्टम का फ़ायदा क्या है। देखो बेटा, पॉरीफेरा यानी कि स्पंजेस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, तीनों कैनाल सिस्टम के माध्यम से होता है। मंथन कीजिएगा, दिमाग खोल के बैठिएगा और समझिएगा चीज़ों को। पढ़ते तो हम लोग जीवन भर से आ रहे हैं। जब हम हाई स्कूल में थे तब भी पढ़ा था, इंटर में थे तब भी पढ़ा था, ग्रेजुएशन में थे तब भी पढ़ा था, लेकिन कभी तैयार नहीं हुआ था। अब तैयार हो रहा है। कैनाल सिस्टम जो है स्पंजेस में क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि भगवान ने उसका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, तीनों कैनाल सिस्टम पर ही बेस्ड कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? किस पे बेस्ड कर दिया? कैनाल सिस्टम पे। और कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 तरह के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 तरह के। अब देखो, एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड एंड रैगॉन टाइप, 4 पॉरीफेरा को क्लासिफाइड किया गया। ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि कैनाल सिस्टम का क्या फ़ायदा है। कैनाल सिस्टम का क्या फ़ायदा है? तो कैनाल सिस्टम उसके पोषण में, उसके श्वसन में और उसके उत्सर्जन में मदद करता है। किसके? स्पंजेस के। कैनाल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एस्केनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड एंड रैगॉन टाइप। इन सब के एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए, आपकी जबान पर होने चाहिए। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? पूछा जाएगा मोस्ट कॉम्प्लेक्स, आप बोलोगे ल्यूकेनॉइड। एग्जाम्पल यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। एस्केनॉइड सबसे सिंपल, सिंपलेस्ट एवर, पहले नंबर पे आता है ल्यूकोसोलेनिया और ओलिंथस। साइकेनॉइड किस में पाया जाता है? साइकॉन या स्काइफा में। साइकोनॉइड किसमें पाया जाता है? साइकॉन को ही बेटा स्काइफा कहते हैं। ठीक है, समझते चलिएगा। तो एस्कोनॉइड मतलब सिंपलेस्ट हो गया, किसमें पाया जाता है? 2 में, ल्यूकोसोलेनिया, ओलिंथस। साइकोनॉइड किसमें पाया जाता है बेटा? स्काइफा में, या फिर इसको साइकॉन भी कहते हैं। तीसरा कौन सा है? ल्यूकोनॉइड। ल्यूकोनॉइड कैसा है? मोस्ट इफिशियंट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ये किसमें बेटा? यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। एंड लास्ट में रैगॉन टाइप। अब रैगॉन टाइप किस में पाया जाता है? लार्वा में, वो भी किस में? डेमोस्पंजिया। अब पूछोगे डेमोस्पंजी क्या है? बेटा डेमोस्पंजिया इज द क्लास ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो हमने अलग से छोटा सा बनाया है। ये क्या है पता है आपको? फाइलम जो पॉरीफेरा है उसको क्लासीफाई किया गया उसके स्केलेटन के आधार पर। फाइलम पॉरीफेरा का वर्गीकरण उसके स्केलेटन के आधार पर किया गया है। पॉरीफेरा को तैयार कैसे करेंगे? CHD। द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम। कहाँ पाया जाएगा? सिस्टम नहीं, बल स्केलेटन कि किसके कंटिकाएं किससे बनी होती हैं, क्या है, बहुत सारी बातें। खैर छोड़ दो, अभी उसको उतना डीप में नहीं जाना हमको, पहले हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा देखनी है। तो जब क्लासिफिकेशन किया गया तो पता चला कि स्केलेटन के आधार पर किया गया, तो ट्रिक बनाई CHD, दैट इज कैलिकेरिया हेक्साक्टिनिलिडा, HEXACTINELLIDA, हेक्साक्टिनिलिडा, कैलकेरिया और डेमोस्पंजिया। आप सभी बच्चों के पास किताबें हैं। जो चीज़ों का आप में इसमें कन्फ्यूज़न हो जाए या कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हो सकता है ध्यान ना दिया हो, बाकी चीज़ें पता रहती लेकिन कभी कभार गलती हो जाती है बेटा लिखने में। ठीक है, तो आप उसको किताब से एक बार देख जरूर लें। हो सकता है कभी कभार गलत लिख जाए तो आप उसको ऐसे ही ना याद कर लें। ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी सही हो, मानवीय भूल हुआ करती हैं। ठीक है, तो किताब ज़रूर पढ़ें, किताब को पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए आपकी थोड़ी सी। चलो भाई आगे देखते हैं। तो हमने
इसका कैनाल सिस्टम समझा पूरा कि नहीं? हमने इसका कैनाल सिस्टम समझा, फिर ये पढ़ा कौन सा सिंपल है, कौन सा हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट बोले तो इफिशिएंट है और कॉम्प्लेक्स है। हमने सबके एग्जाम्पल तैयार किए, फिर हमने इसका सीधे क्लासिफिकेशन देख लिया। अब आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन पर। तो भैया मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, जेम्यूल फॉर्मेशन किस में होते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज GEMMU, जेम्यूलेशन। आई बात समझ में? क्या बोला बेटा? जेम्यूलेशन अकर्स इन स्पंजेस। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जेम्यूल क्या है, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है? तो पता चला एसेक्सुअल है। अच्छा, किस में बनते हैं? स्पंजेस में। काहे के लिए बनते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए। जब हम पढ़ाई करें ना तो क्वेश्चन को चीर फाड़ दें। देखो बेटा, एक बहुत बड़ा सा पेड़ हमने आपको दे दिया और हमने कहा कि लो बेटा इसको काट डालो। तो अगर आपको उसको काटना है तो आपको पता है क्या करना होता है? आपको उसको एक तरफ से नहीं काटना होता है, ब्रांचेस से शुरू करना होता है। छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, और धीरे धीरे जब पूरा छोटा कर दोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। मतलब समझे मेरा मतलब ये है आपको बताने का कि जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो केवल पढ़े नहीं बेटा, उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप खुद उस समय अध्यापक बन जाइए और खुद ऑब्जर्व करिए कि इससे आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। जिस दिन ये आपके ये प्रखरता, ये प्रवीणता आपके अंदर आ जाएगी, आप समझ लीजिए आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन आपकी खुद, आपका ब्रेन, आपका माइंड खुद ये पहचान जाएगा कि यार इससे ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, यार इससे ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, बस समझ लीजिएगा अब आपका सिलेक्शन होने वाला है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अलैंगिक जनन का उदाहरण जेम्यूल बनते हैं। किस में बनते हैं? स्पंजेस में बनते हैं। और सेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट है भैया। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है द्विलिंगी। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है? द्विलिंगी। अच्छा, अब प्रश्न पूछा जाता है आंतरिक निषेचन किसमें पाया जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल में आपको लिखा मिलेगा स्पंजेस। लगा के चले आना। हम लोगों में भी तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हम लोगों में भी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, बात समझे? हाँ। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, जब इतनी बातें हो गई हैं तो आपसे इस वीडियो में आज हमने अभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। आपसे हमारा क्वेश्चन ये है कि ये बताइए 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता हो, बाह्य निषेचन पाया जाता हो। अब आप पूछोगे ये क्या होता है? बाह्य निषेचन उसमें होता है जो अक्सर जल में रहते हैं, जो जिनकी फीमेल ओवा बाहर फेंक दे और जिनका मेल स्पर्म बाहर फेंक दे और निषेचन बाहर ही हो जाए, बॉडी के अंदर ना हो, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन 2 जंतुओं में होता है। ठीक है ना? पक्का। वीडियो जब खत्म होगी, पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो के लास्ट में एक तो ये बताओगे कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं समझ में आया सारी बातें। फिर दूसरे नंबर पे आप ये बताओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन 2 प्रजातियों में पाया जाता है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है ना? क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब 2 अलग अलग स्पीशीज से ही होता है। द्विलिंगी है तो क्या हुआ, लेकिन 2 अलग अलग स्पीशीज चाहिए तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वैसे तुमको एक बात बता दें बेटा, ज़्यादातर लोअर प्लांट में और लोअर एनिमल्स में भगवान ने ए सेक्सुअल को ही प्रमोट किया है। खटाक से जेम्यूल बनाए, अपने बच्चे बना दिए। ठीक है। अब आ जाओ भैया, पूछ रहे हैं कि नर्वस सिस्टम पाया जाता है पॉलीफेरम। यहाँ कहाँ बेटा सिस्टम सिस्टम धरा, यहाँ तो सेल चल रही है अभी, अभी तो टिश्यू तक नहीं बन पाया, तो सिस्टम का कदू आएगा। ठीक है ना? कुछ नहीं है, नो नर्वस सिस्टम इन पॉलीफेरेंस। भाई अगर कुछ होता ही तो भगवान कैनाल सिस्टम क्यों देते? उसकी देखिए कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़, रेस्पिरेशन, श्वसन, न्यूट्रिशन, पोषण, एक्सक्रीशन, ये केवल कैनाल सिस्टम से ही पूरी हो रही है। तो भगवान ने उसमें नर्वस सिस्टम दिया नहीं दिया? अब आप पूछोगे ये अलग से आपने क्यों लिखा नर्वस सिस्टम के बारे में? क्योंकि ये TGT में पूछा गया है कि नर्वस सिस्टम किस में नहीं पाया जाता। तो आपको आंसर क्या लगाना है? स्पंजेस या पॉलीफेरेंस में। और देखो हमने लिखा अमोनोटिलिक, यानी कि किसका उत्सर्जन करते हैं? NH3। हमने आपसे उस दिन भी बोला था, आज फिर से बोलते हैं, हर वो जंतु जो पानी में रहता है, जल में रहता है, एक्वेटिक है या मैराइन है या फ्रेश वाटर में पाया जाता है, वो ज़्यादातर अमोनिया रिलीज करता है। तो उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो अमोनिया होगा। स्पंजेस का मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? अमोनिया है। बात समझ में आई राजा? ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ।
हमने ल्यूकोसोलेनिया का ये चित्र देखा और हमने अभी तुरंत याद कर लिया कि ल्यूकोसोलेनिया मैराइन है। कैसा है बेटा? मैराइन। कैसा है भैया? मैराइन। मैराइन मतलब समुद्री। मैराइन बोले तो समुद्री। ठीक है, उसमें कुछ याद वाद नहीं करना, चित्र नहीं याद करना, कि हम केवल आपको ये चित्र पता। आप सोचते हो कि ये चित्र क्यों आप अटैच कर देते हैं? हम ये चित्र इस स्लाइड में नहीं, हम आपके दिमाग में ये चित्र चिपकाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको वो चित्र याद आए। अब ये देखो, यू स्पॉन्जिया है, ये कैसा है? फ्रेश वाटर। बेटा इनके सबके दो दो तीन तीन नाम है, यू स्पॉन्जिया को और क्या कहते हैं ये सब याद कर लेना। ठीक है। यूप्लेक्टेला को क्या कहते हैं? स्पंज को क्या कहते हैं? साइकॉन को क्या कहते हैं? ल्यूकोसोलेनिया का दूसरा नाम बताएं। यू स्पंजिया का दूसरा नाम बताएं। स्पॉन्जिला का दूसरा नाम बताएं। ये दूसरे नाम, स्पंजेस के दूसरे नाम तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट इधर आ जाओ। देखो, साइकॉन को ही साइफाव कहते हैं और इसको अर्न स्पंज कहते हैं। URN, ये हमने लिखा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, दैट इज URN, अर्न स्पंज कहते हैं। किसको कहते हैं? साइकॉन को। कैसा है? मैराइन है। यूप्लेक्टेला है, हाँ है भाई। इसको क्या कहते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट। याद आ गया? बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं जरा। देखो, रिवीजन स्टार्ट होगा यहाँ चैनल से। हम लोग क्या देख रहे हैं? चैनल GS पनेशिया। तारीफ कर दीजिएगा थोड़ी सी मेरी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? TGT पनेशिया की क्लास नंबर 7 कर रहे हैं। आज हम लोगों को पॉरीफेरा पढ़ना था। पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, हाँ होते हैं। पॉरीफेरा शब्द किसी ने दिया था? हाँ, किसने दिया था भैया? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। इलियास कौन थे भैया? इलियास ने चिल्ला चिल्ला के बताया कि स्पंजेस पौधे नहीं, एनिमल हैं। लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाँ। क्या टिश्यू पाया जाता है? नहीं। एक्वेटिक होते हैं या टेरेस्ट्रियल? एक्वेटिक होते हैं। अच्छा, क्या सभी समुद्री होते हैं? नहीं, ज़्यादातर समुद्री होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। अच्छा, कितनी लेयर होती हैं? 2 या 3? 2 होती हैं। अच्छा, कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, तो ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, वाह लेयर क्या होती है? पिनेकोडर्म। अंदर की लेयर क्या होती है? कोएनोडर्म। क्या इसके बीच में कुछ पाया जाता है? हाँ। क्या? मीजेनकाइमा। अच्छा, तो मीजेनकाइमा में कुछ पाया जाता है क्या? हाँ भैया, अमीबोसाइट पाए जाते हैं। अच्छा, तो अमीबोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 10 प्रकार के। अच्छा, महत्वपूर्ण कितने? 8। अच्छा, कौन कौन से हैं भाई? तो स्क्लीरोब्लास्ट जो स्केलेटन बनाए, स्पंजियोब्लास्ट जो स्केलेटन बनाए, थीसोसाइट जो फूड को स्टोर करे, फेगोसाइट जो बाहर की कोशिकाओं का भक्षण करे, ट्रोफोसाइट जो भोजन का बंटवारा करे, आर्कियोसाइट जो ओवा और स्पर्मेटोजोआ बनाए, कोलेनोसाइट जो कनेक्टिव टिश्यू बनाए, और मायोसाइट वो जो ऑस्कुलम के पास रहे और कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करे, स्पंजेस का मुंह खोलने और बंद करने में मदद करे। क्या कोई कैविटी पाई जाती है? हाँ। क्या नाम है उसका? स्पंजोसील। अच्छा, दूसरा नाम भी है क्या कोई? हाँ। कौन सा? पैरागेस्ट्रिक कैविटी। ओके। कोइनोसाइट, फ्लैजिला पाया जाता है क्या कोइनोसाइट में? हाँ बिल्कुल पाया जाता है। अच्छा, कैनाल पाई जाती है क्या? हाँ। कैसी? रेडियल कैनाल। देखो एल छूट गया, एल लिख लेना, रेडिया लिखा है, रेडियल कैनाल पाई जाती है। ओके। क्या कैनाल सिस्टम पाया जाता है? हाँ। कितने प्रकार का पाया जाता है? 4 प्रकार का। अच्छा, इस कैनाल सिस्टम से कोई फायदा है क्या? हाँ, स्पंज अपनी सारी गतिविधियां इसी के माध्यम से करता है, जैसे पोषण, जैसे श्वसन, जैसे उत्सर्जन। 4 प्रकार, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, रेगॉन। एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, रेगॉन। सबके एग्जाम्पल आपको याद है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों होता है? हाँ भाई, दोनों होता है। अच्छा, आसान क्या है इनके लिए? अलैंगिक जनन। कठिन क्या है इनके लिए? लैंगिक जनन। इसलिए ये जब अच्छे एटमॉस्फेयर में होते हैं तो ये क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये परेशान होते हैं तब, मतलब परेशान का मतलब समझते हो? जब इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं होता, इनके अकॉर्डिंग गतिविधियां नहीं होती, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हाँ। कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट, बोले तो द्विलिंगी। कैसा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल। कैसा फर्टिलाइजेशन? क्रॉस। जेम्यूल बनाते हैं क्या? हाँ। जेम्यूल का क्या फायदा है? ये अलैंगिक जनन में मदद करता है। अच्छा, नर्वस सिस्टम पाया जाता है क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं पाया जाता, सेलुलर बॉडी है। अच्छा, तो उत्सर्जी पदार्थ भी तो कुछ होगा? हाँ भैया, उत्सर्जन तो करता है। तो क्या करता है? तो पता चला अमोनिया करता है। अच्छा, अमोनिया करता है, इसका मतलब एक बात तो पक्की, ये जलीय होगा। हाँ भैया, ये एक्वेटिक है। अच्छा, क्या ये बताओ, कोई क्लास में डिवीज़न किया गया है? हाँ भैया, 3 क्लास में डिवीज़न किया गया है। अच्छा, कौन कौन सी? कैलकेरिया, हेक्साक्टिनलिडा, डेमोस्पंजिया। तो वर्गीकरण करने का कोई आधार रहा होगा ना, तो आधार क्या था? स्केलेटल। अच्छा, अब आओ जरा चित्र देख लो। ल्यूकोसोलेनिया मैराइन है, यूस्पंजिया फ्रेश वाटर है, फिर उसके बाद यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, साइकॉन का दूसरा नाम स्काइफा है, और ये कैसा होता है? मैराइन होता है। ठीक है ना? पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी, कि बुरी लगी, जो भी है आपको हमको बताना है। वीडियो के लास्ट में कमेंट ज़रूर करना है।
और जो एक आपसे प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। बेटा व्हाट्सएप पे उत्तर नहीं देना आपको, वो इसी के कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हम रोज़ अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे इस एक वीडियो से 10, 20, 30, 40, 50 जितने क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हल हो सकते हैं हम उसको हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।